नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है अराजकतावाद यानी कि एनार्किज्म। इसको हम जानेंगे और इतने सिंपली वे में जानेंगे कि आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स में बने या आपके टीजीटी पीजीटी में बने, जेआरएफ में बने या फिर मुख्य परीक्षाओं में जहाँ जहाँ यहाँ इंक्लूड है वहाँ पर बने, उन सब को आप एक बेहतर वे में समझने में, बेहतर वे में टैकल करने में और मेंस के आंसर लिखने में फुली कैपेबल होंगे। चलिए आज की पूरी क्लास की हम एक बार आउटलाइन देखते हैं कि हमें एनार्किज्म या अराजकतावाद में क्या क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अराजकतावाद की परिभाषा यानी कि अराजकतावाद क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे अराजकतावाद में कि इसका समर्थन कौन करता है, फिर इसकी विशेषता को जानेंगे और लास्ट में हम अराजकतावाद की कमियों को जानेंगे। क्या अराजकतावाद की कमी क्या है, इसको भी हम अध्ययन करेंगे और जब हम इसकी कमी को जान जाएंगे तो इसकी आलोचना हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अराजकतावाद क्या है? तो एक अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है या ऐसा सिद्धांत है जो इस बात पर विश्वास करता है कि मनुष्य की या मानव समाज की जो भी समस्याएं हैं, मानव समाज की या मनुष्य की जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को तभी दूर किया जा सकता है जब राज्य ना हो, क्या स्टेट ना हो। और स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जब राज्य होगा तो वहाँ की सरकारें होंगी, सरकारें कानून बनाएंगी, नियम बनाएंगी, नीतियाँ बनाएंगी और यही राज्य की नियम, नीतियाँ, कानून, प्रोग्राम्स क्या करेंगे, मनुष्य को समस्याओं में डालेंगे। तो सिंपल वे में अर्थ ये हुआ अराजकतावाद की कि अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी संकल्पना है जो इस बात पर भरोसा करती है या इस बात पर बल देती है कि यदि राज्य नहीं होगा तो मनुष्य की कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। आई थिंक आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि अराजकतावाद को समर्थन कौन कौन देता है, क्योंकि इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। खास करके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनमें इस प्रश्न को जरूर इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके समर्थकों की, तो विलियम गॉडविन, कौन? विलियम गॉडविन इसका समर्थन करता है और कार्ल मार्क्स भी इसका समर्थन करता है, मिखाइल बाकुनिन भी इसका समर्थन करता है और रॉबर्ट नाजिक भी इसका समर्थन करता है, टॉलस्टॉय भी इसका समर्थन करता है और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अराजकतावाद का समर्थन करते हैं। तो इस हेडिंग को भी हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अराजकतावाद की विशेषता को जानते हैं कि आखिर अराजकतावाद की विशेषता क्या है और यह किन किन बातों पर बल देता है और किन के आधार पर यह अपने को प्रूफ करता है। तो अराजकतावाद की जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि यह मनुष्य को सकारात्मक यानी या मनुष्य के स्वभाव को सकारात्मक मानता है। अराजकतावाद कहता है कि मनुष्य में कोई समस्याएं नहीं है, मनुष्य एक अच्छा प्राणी होता है, विवेकशील प्राणी होता है और इसका स्वभाव जो होता है वो सौम्य होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह मनुष्य को झगड़ालू या समस्या का सेंटर नहीं मानता, बल्कि मनुष्य को एक सकारात्मक व्यक्ति मानता है और समस्याओं को स्वतः सुलझा लेने वाला विचारधारा में विश्वास रखता है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता आई थिंक आपको समझ में आ गई कि यह व्यक्ति को उत्तम मानता है या व्यक्ति की जो प्रकृति है उसको उत्तम मानता है। पहला हो गया। अब अराजकतावाद की दूसरी जो मुख्य विशेषता है, यह मानता है कि जो भी शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, शासन प्रणालियां जो प्रचलित हैं, ये मनुष्य के स्वभाव को विकृत करती हैं। यानी कि शासन का स्वरूप चाहे जो हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो या अन्य जो भी शासन की प्रणालियां हैं, ये जो प्रणालियां हैं ये मनुष्य के स्वभाव को विकृत करती हैं, खराब करती हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि मान लीजिए लोकतांत्रिक शासन है,
अब लोकतांत्रिक शासन में जो सरकारें बनेंगी, वे सरकारें क्या करेंगी? नियम बनाएंगी, कानून बनाएंगी, और ये जो नियम होंगे, कानून होंगे, इनके नियमों और कानूनों के जो गाइडलाइंस हैं या जो फंदे हैं, इन कानूनों के द्वारा मनुष्य के स्वभाव को विकृत कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कानून ने एक नियम बना दिया, राज्य ने एक कानून बना दिया कि अब राज्य में जो नागरिक हैं वो राज्य के दिशा निर्देश पर ही काम करेंगे, और दिशा निर्देश ये जारी कर दिया गया कि राज्य की मनुष्य जो राज्य में रह रहे हैं वह किसी दूसरे देश में नहीं जा सकेंगे। तो क्या होगा कि शासन ने नियम बनाया और नियम आरोपित कर दिया मनुष्य के ऊपर कि अब वह विदेश नहीं जा सकता। तो व्यक्ति की जो मौलिकता थी वो खराब हो गई। अब व्यक्ति बाहर जाना चाह रहा है लेकिन वह नहीं जा पा रहा है, तो क्या करेगा? मनुष्य में कुंठा आएगी और वह ऐसे कृत्य करेगा जिससे हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉब्लम आए। तो सिंपली वे में जो इसकी दूसरी विशेषता है वह यह है कि अराजकतावाद शासन प्रणालियों को नकारात्मक रूप में मानता है, और यह मानता है कि ये जो शासन प्रणालियां हैं यह मनुष्य के स्वभाव को खराब करती हैं। अब इसकी अगर हम तीसरी विशेषता जाने अराजकतावाद की, तो अराजकतावाद ये कहता है कि जो दल होते हैं, संगठन होते हैं, आंदोलन होते हैं, ये मनुष्य के सुलभता यानी कि मनुष्य को फायदा देने के लिए नहीं बल्कि ये नुकसान देने वाले होते हैं। और ये जो दल होते हैं, संगठन होते हैं, आंदोलन होते हैं, ये मनुष्यों को आगे करके जो इसके निर्माता होते हैं, दल के, संगठन के, आंदोलन के लीडर होते हैं, ये अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये सब ना हो, क्योंकि राज्य नहीं होगा तो ये संगठन नहीं बनेंगे, आंदोलन नहीं होंगे, और जो मानव की गरिमा है, मानव का विवेक है, वह सुप्रियर रहेगा, और मानव जो सभ्यता है वह अच्छे से विकास करेगी। अराजकतावाद का अगली जो विशेषता है वह ये है कि अराजकतावाद मानता है कि जो धर्म होता है, क्या धर्म का विकास इसलिए किया गया कि व्यक्तियों में या मनुष्यों में भय उत्पन्न करके जो शासन संचालन है, या जो बड़े वर्ग हैं या बड़े लोग हैं, या जिनके पास सत्ता की सेंटर है, सत्ता का कंट्रोलिंग है, वो ये लोग धर्म को बढ़ावा देकर, धर्म को आगे बढ़ाकर, धर्म को हर बिंदुओं में लाकर राज्य को या अपनी सत्ता को सुदृढ़ करते हैं। मतलब क्या हुआ? तो ये मतलब हुआ एक तरीके से कि राज्य की व्यवस्था का संचालन करने के लिए धर्म एक हथियार है, और अराजकतावाद राज्य को चाहता नहीं है, बिना राज्य के मानवीय सभ्यता का संचालन करना चाहता है। तो अराजकतावाद धर्म का भी विरोध करता है। अगली इसकी जो विशेषता है अराजकतावाद की, अराजकतावाद निजी संपत्ति का भी उन्मूलन चाहता है, क्योंकि निजी संपत्ति होगी व्यक्ति की तो वह और भी अधिक संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करेगा, और जब वह अधिक संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है वह ऐसे भी रिसोर्सेज या ऐसे भी संसाधन का प्रयोग करे जिससे किसी अन्य व्यक्ति का शोषण हो जाए। तो निजी संपत्ति नहीं होगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। रिजल्टेड क्या होगा? जब कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा तो ना कानून की आवश्यकता होगी, ना किसी डिसीजन मेकर या जुडिशरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अराजकतावाद का इस बात पर भी बल होता है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी जो अगली विशेषता है, अगली विशेषता इन्हीं जितने पॉइंट्स को हमने बताया उसी के आधार पर हम बना ये सकते हैं कि अराजकतावाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भरोसा करता है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक से काम करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने विवेक से काम करेगा तो उसको जो अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगने का मतलब उसके हित में जो है वह अपने हित को पूर्ति करेगा। मान लीजिए किसी को भूख लगी हुई है और कानून ये बन जाए कि आप केवल 2 बार ही खाना खाएंगे, और हो सकता है जो टाइम निर्धारित किया गया खाना खाने का वो व्यक्ति उस समय काम कर रहा हो, और बाद में जब उसको भूख लगे खाना ही ना खाने दिया जाए, कह दिया जाएगा एक नियम है कि आप तो
इस टाइम पर भोजन किए नहीं थे, इसके बाद आपको भोजन करना नहीं है। तो व्यक्ति क्या होगा, अरे बोलेगा हमारे भूख लगी है, हमको भोजन नहीं करने दिया जा रहा है। अब व्यक्ति को भूख लगी है, उसकी इच्छा ये है वो भोजन करे, आवश्यकता ये है कि वो भोजन करे, लेकिन नहीं, कानून बना है कि आप भोजन नहीं कर सकते। व्यक्ति को का मन है कि वह पूरे देश में घूमना चाहता है, लेकिन अब क्या होगा कि व्यक्ति को घूमने नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा कि उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है या उसका जो स्व का विकास होना है या घूमना है, टहलना है, उसको नहीं करने दिया जाएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा। तो क्या होगा, वो ये होगा कि व्यक्ति के अंदर कुंठा आएगी, व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आधार पर डिसीजन नहीं लेने दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अराजकतावाद ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, अपनी स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता के अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। आई थिंक कुछ बिंदु अराजकतावाद से रिलेटेड जो हमने बताया, इसकी मुख्य विशेषता है, वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी एक आलोचना करते हैं। आलोचना के बहुत से आधार हैं, आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई कि अब अराजकतावाद कहता है राज्य नहीं होना चाहिए। अब राज्य नहीं होगा तो क्या होगा कि लोगों में भय नहीं होगा। और इसकी जो आलोचना करते हैं अराजकतावाद की, लोग की जो अराजकतावाद विश्वास करता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वह उत्तम है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि विश्व के इतिहास में इतने युद्ध हुए हैं, जो भी शक्तिशाली हुआ है वह अपने से पड़ोसी राजा, पड़ोसी राज्य को, एक राज्य का राजा दूसरे राज्य को, आप देखते हैं कि बहुत से आक्रामक शासक हुए जिन्होंने एक देश नहीं बल्कि संपूर्ण विजय की कल्पना किए और कार्य भी किए। तो क्या हुआ, एक राजा ने दूसरे राज्य पर कब्जा कर लिया, एक व्यक्ति ने दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। अब व्यक्ति इतना स्वभाव में उत्तम होता तो काहे एक दूसरे की संपत्ति को अतिक्रमित करता, दूसरे की पत्नी को उठा ले जाता। तो इसकी आलोचना की जाती है कि जो अगर राज्य नहीं होगा तो कोई नियम नहीं होगा, कोई नीति नहीं होगी, सेना नहीं होगी राज्य की रक्षा करने के लिए। तो जो ये मानव समाज है, ये मानव समाज एक मत्स्य न्याय में बदल जाएगा। और मत्स्य न्याय में आप जानते हैं क्या है, छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है। तो जो कमजोर व्यक्ति है वो तो जीवित ही नहीं रह सकेगा। यह इसकी सबसे बड़ी आलोचना की जाती है। फिर इसी के तहत अराजकतावाद विश्वास करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अरे व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो क्या होगा, अभी आपको हमने बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, कमजोर को समाप्त कर देगा। तो क्या होगा, यही होगा कि जो एक तरीके से शांति व्यवस्था है वो भी भंग हो जाएगी। और यह बुराई करता है कि जो दल होते हैं, आंदोलन होते हैं, संगठन होते हैं, ये बुराई के माध्यम है। अगर दल नहीं होता, संगठन नहीं होता, आंदोलन नहीं होता, तो भारत को ही देखिए, भारत पर किसने आक्रमण किया था या भारत पर किसने उपनिवेशवाद स्थापित किया था, ब्रिटेन ने स्थापित कर लिया था। अब भारत के सेनानियों के द्वारा भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे वो आंदोलन नहीं करते, क्रांति नहीं करते, तो भारत कैसे आज़ाद होता। तो ये भी आलोचना की जाती है कि अराजकतावाद तो एक तरीके से जो मजबूत वर्ग है उसको मोनोपोली को स्थापित कर देता है। तो ये सब आधार हैं जिन आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। और इसकी आलोचना क्या की जाती है कि ये अराजकतावाद कहता है कि समूह नहीं होने चाहिए। आज आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के ऐसे समूह हैं जो उस समूह से रिलेटेड व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, उनके बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके पक्ष में जनमत तैयार करते हैं। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो क्या होगा, हो सकता है मान लीजिए कुछ व्यक्ति बहुत खुश हों और कुछ ऐसे कमज़ोर व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी में हों। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। तो अराजकतावाद का निष्कर्ष क्या है, तो अराजकतावाद का हम निष्कर्ष से लिख सकते हैं कि भले ही अराजकतावाद ने ऐसे ऐसे विचारधारा को या ऐसे स्वप्न को देखा हो जिस स्वप्न को ग्राउंड लेवल पर तो नहीं लागू किया जा सकता, परंतु अराजकतावाद से वेलफेयर स्टेट की बात होती है, अच्छे कानून बनाने की बात होती है। तो इन सब आधारों पर अराजकतावाद की प्रासंगिकता को हम ढूंढ सकते हैं। और आप एक बात और जान लीजिए, जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी विचारधारा हैं,
आज वैश्विक स्तर पर, और जब ये विचारधाराएं जन्मी तब भी 100% कहीं भी लागू नहीं थी। तो वही अराजकतावाद के साथ भी है कि 100% या 10% कोई नहीं लागू हो सकता, बल्कि जितनी भी विचारधाराएं हैं सबका हमें मिक्स फॉर्मेट देखने को पड़ता है। जैसे भारत में ही देख लीजिए, अब भारत की इकोनॉमी को आप क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे कि सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी मानेंगे, या फिर मिक्सर इकोनॉमी मानेंगे? तो आप ये देखेंगे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवाद भी है, पूंजीवाद भी है। तो एक बात हमेशा रिमाइंड होनी चाहिए कि कोई भी विचारधारा, कोई भी सिद्धांत 100% फुलफिल नहीं होता है। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के किसी अन्य कंसेप्ट या विचारधारा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।